अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हमने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 17 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 247 पे है। अब देखें बेटे, इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट करनी है, राइट। तो अब देखें बेटे, हमारी जो रिवाइज कैश बुक मेथड के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि वो हमें क्वेश्चन में क्लियरली कहेगा कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो सी है वो प्रिपेयर करें, बट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। तो जब हम लोग रिवाइज कैश बुक मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहले नंबर पे आ जाती है हमारे पास रिवाइज कैश बुक, और सेकंड नंबर पे फिर हम बनाते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारी ये जो डिफरेंस की 4 रीजंस हैं वो भी फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगी। इन 4 रीजंस में से कुछ रीजंस फिर ऐसी होंगी जो रिवाइज कैश बुक में चली जाएंगी, और कुछ रीजंस ऐसी होंगी जिनको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे। तो अब कौन सी रीजंस ने कहाँ जाना है उसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो पहली 2 रीजन है, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, इनको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इन दोनों रीजंस में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई है रिकॉर्ड करने में, तो उसको फिर हम अपनी रिवाइज कैश बुक में ट्रीट करेंगे। कि जो फर्स्ट 2 रीजंस हैं ये रिवाइज कैश बुक में नहीं आती हैं, गलत हों तो फिर ये रिवाइज कैश बुक में आ जाती हैं। इसी तरह जो लास्ट 2 रीजंस हैं, क्रेडिटेड बाय बैंक और डेबिटेड बाय बैंक, इनको हम लोग अपनी रिवाइज कैश बुक में लिखते हैं। लेकिन अगर इनमें कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चली जाती हैं, रिवाइज कैश बुक में नहीं आती हैं दोनों रीजंस, राइट। फर्दर मोर हमने ये कहा कि जब हम लोग रिवाइज कैश बुक मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन में जो आइटम इनपुट पे के तौर पे दिया हुआ होगा वो हमेशा कैश बुक का बैलेंस होगा। पासबुक बैलेंस वाला क्वेश्चन कभी भी रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट नहीं हो सकता। हमेशा जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा वो किसका होगा, रिवाइज कैश बुक मेथड में कैश बुक का बैलेंस होगा। अब ये जो हमारी कैश बुक है इसका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख दे कि ये ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्रॉन है तो फिर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। और वो जो क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ होगा उसको फिर हम हमेशा कहाँ रखेंगे, इनपुट के तौर पे रिवाइज कैश बुक में रखेंगे। वो वाला बैलेंस, क्वेश्चन वाला बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। और फिर उसके बाद डिफरेंस की ये 4 रीजंस होंगी। इनमें से ये जो पहली वाली 2 रीजंस हैं इनको हम रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे, गलत होने की सिचुएशन में लिख देंगे। और ये जो लास्ट 2 रीजंस हैं इनको हम रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे, गलत होने की सिचुएशन में इनको रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है रिवाइज कैश बुक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 17 रीड आउट करते हैं और इसे अटेम्प्ट करते हैं। तो अब देखें बेटे क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नासिर अली प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2005। कह रहा है ये कोई नासिर अली साहब हैं, आपने 31 दिसंबर 2005 पे क्या करना है, इनकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, बट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो क्लियरली उसने लिखा कि रिवाइज कैश बुक से करें आप। तो इसलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके ये देखें बेटे स्टेटमेंट नंबर 7 तक उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स बता दी हैं। आपसे कह रहा है जी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो अब हमने जब अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो पहला आइटम जो इनपुट के तौर पे लेना है इसमें, वो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज कैश बुक मेथड से हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस गिवन होगा वो कैश बुक का बैलेंस होगा, ठीक। अब चाहे वो क्वेश्चन के स्टार्ट में हो, मिड में हो या एंड पे हो, जहाँ पे भी मौजूद होगा वहाँ से आपने उसको इनपुट के तौर पे ले लेना है। तो अब हमारे इस क्वेश्चन नंबर 17 में उसने हमें लास्ट स्टेटमेंट में बताया, क्वेश्चन के स्टार्ट में नहीं बताया बल्कि लास्ट स्टेटमेंट में बताया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ले लेंगे इसको। देखें 7th स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सी बुक है, कैश बुक है।
तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। वो कह रहा है ये ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में हम इसको क्या कर देंगे फिर बेटे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, फिर साथ ही मेंशन कर रहा है बैंक अकाउंट नंबर 2, और ये जो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है ना ओवरड्राफ्ट, ये अकाउंट नंबर 2 का दिया हुआ है। इसका मतलब है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट रख रही है, तभी उसने अकाउंट नंबर का जिक्र किया। ठीक, तो अब ऐसी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें वो अकाउंट नंबर का जिक्र करेगा, हमने उनको हमेशा किस अकाउंट के हवाले से चेक करना है, अकाउंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है कि इस स्टेटमेंट का अकाउंट नंबर 2 पे क्या इफेक्ट पड़ा। राइट, कि हर वो स्टेटमेंट जिसमें वो अकाउंट नंबर मेंशन करेगा, उसको फिर हमने अकाउंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारी इस स्टेटमेंट का अकाउंट नंबर 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। राइट, तो अब कितना दिया हुआ है, 39,200। तो ये हमारा इनपुट आ गया 39,200 कैश बुक का बैलेंस, ओवरड्राफ्ट है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इस इनपुट को कहाँ लेना है, रिवाइज कैश बुक में या बैंक रिकंसिलिएशन में। ये बेटे इनपुट के तौर पे रिवाइज कैश बुक में आएगा। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया होगा वो हमेशा हम कहाँ लेंगे, रिवाइज कैश बुक में लेंगे। राइट, तो ये रिवाइज कैश बुक आपके सामने। अब चूंकि वो कह रहा है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए इसको उठा के क्रेडिट साइड पे रखेंगे। किस नाम से बेटे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,200। तो ये हमारा पहला आइटम इनपुट के तौर पे रिवाइज कैश बुक में आ गया। अब इसी तरह ये जो कैश बुक का एक बैलेंस है, इसने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी आना है। तो फिर अब आप यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक बैलेंस। अब इसकी अमाउंट कितनी है और ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये अभी हमें पता नहीं है। बहरहाल जब रिकंसिलिएशन बननी है तो कैश बुक का एक बैलेंस यहाँ भी आना है, तो इस जगह को फिल वक्त हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये बैलेंस आएगा कहाँ से, बाद में देखते हैं। तो लें बेटे, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रांसफर हो गई। अब चलते हैं हम अपनी स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो देखें क्या कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 में वो इन्फॉर्म कर रहा है अ चेक ऑफ ₹800 विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन दिसंबर बट वाज पेड इनटू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। अब स्टेटमेंट नंबर 1 में मेंशन क्या कर रहा है कि आपने ना अपने एक कस्टमर से 800 पीस का चेक रिसीव किया है। ठीक, और आपने दिसंबर के मंथ में, जिसमें आप रिकंसिलिएशन बना रहे हैं ना, वो मंथ दिसंबर का है, तो कह रहे हैं आपने इस चेक को रिसीव करके दिसंबर के मंथ में अपनी बुक्स में लिख दिया है कि आपने इसको डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक, लेकिन साथ ही कह रहा है लेकिन आपने इसको बैंक में कब भेजा, जनवरी नेक्स्ट में। ठीक है, कि रिसीव आपने दिसंबर में किया, डिपॉजिट भी बुक्स में लिख दिया कि ये दिसंबर में डिपॉजिट हो गया, लेकिन डिपॉजिट करवाया कब, जनवरी में। तो भाई जब दिसंबर में रिसीव हो गया है चेक और बुक में लिख भी दिया है, तो इसको फिर दिसंबर ही के मंथ में बैंक में चले जाना चाहिए था। ये जनवरी में बैंक में क्यों गया, आप भूल गए होंगे कि बुक्स में तो लिख दिया लेकिन जमा करवाना आप भूल गए। तो ये बनेगा हमारा ओमिटेड चेक। तो अब देखिए ओमिटेड चेक हमारा कहाँ आता है, हमारी सेकंड रीजन में ये पड़ा हुआ है। तो इस ओमिटेड चेक को हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देना है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर उठा के हम इसको रिवाइज कैश बुक में ले जाएंगे। ठीक है, तो उसने किसी गलती का जिक्र नहीं किया है। तो इस अमाउंट को अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, अपनी बैंक रिकंसिलिएशन में यहाँ लिखेंगे ओमिटेड चेक्स के नाम से कितना, 800, और इस 800 को करेंगे क्या, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इस 800 ने क्रेडिट होकर यहाँ पे ऐड होना है या लेस होना है, ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो कैश बुक का बैलेंस है ना, ये मौजूद नहीं है। तो जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हम ऐड लेस नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल इस 800 को यहाँ लिख के छोड़ देंगे। तो ये हमारी बेटे स्टेटमेंट नंबर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गई। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंट वन। अब देखें यहाँ क्या कह रहा है, द ट्रेडर हैज इशूड चेक इन दिसंबर फॉर ₹64,000। कह रहा है कि जो भी ट्रेडर है ना, नासिर अली है, ठीक है ना, इसने दिसंबर के मंथ में 64,000 रुपीज के क्या किए, चेक इशू किए हैं। ठीक, तो चेक इशूड, ये कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, हमारी रीजन स्टेटमेंट नंबर 1 बन रही है। ठीक, तो चेक इशूड को अब हम क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट करेंगे। और अगर इस चेक इशूड में किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो फिर इसको उठा के हम अपनी रिवाइज कैश बुक में ले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं बेटे क्या उसने किसी मिस्टेक का
जिक्र किया है या नहीं किया है? तो नहीं जी। तो क्या कह रहा है, ऑफ विच ही फाइंड्स दैट अ चेक फॉर पीस 28,000 वाज कैश्ड इन दिसंबर, a check for rupees 14,000 was cashed on 2nd January and the other were not presented at all। कह रहा है ये जो इसने अब नासिर अली ने 64,000 रुपीस के चेक इशू किए थे ना दिसंबर के मंथ में, वो कह रहा है दिसंबर के मंथ में 28,000 रुपीस के चेक्स कैश हो गया, मींस लोगों ने वो पैसे निकलवा लिए हैं, ये प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है ना। 64 में से 28 प्रेजेंट हो गए हैं। तो बेटे हमने कौन दिसंबर में, कह रहा है 14,000 का एक चेक है जो जनवरी में प्रेजेंट हुआ है और बाकी कह रहा है अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो बाकी कितने बचे, 64 में से ये 28 14 माइनस करेंगे तो बाकी 22,000 आ जाता है। तो इसका मतलब है 64 में से दिसंबर के मंथ में 80,000 के चेक 28,000 के चेक प्रेजेंट हुए, 14,000 का एक चेक और इसके अलावा बाकी जो 22,000 के चेक हैं वो कह रहा है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो हमने सिचुएशन को कहां तक देखना होता है बेटे, दिसंबर तक, कि दिसंबर तक की क्या पोजीशन है, ठीक। तो दिसंबर तक जिन जिन अमाउंट्स को दोनों पार्टीज ने लिखा होगा उसकी वजह से फर्क नहीं होगा, ठीक है, पर उसकी वजह से आएगा जिसको एक पार्टी ने लिखा हो और दूसरी ने ना लिखा हो। तो अब देखें, हमने अपनी बुक्स में 64,000 रुपीज के चेक दिसंबर में लिखे कि हमारे अकाउंट से निकलवाओ, लोगों से कहा कि हमारे अकाउंट से दिसंबर में ही निकलवा लेना। अब उनमें से 28,000 के चेक्स तो लोगों ने दिसंबर में ही निकलवा लिए, ठीक, इसकी वजह से तो फर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक। अब कह रहा है 14,000 जनवरी में निकले हैं और बाकी अभी तक नहीं निकले हैं, ठीक। तो हमने कौन से लेने होते हैं, वो चेक जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो जो दिसंबर में प्रेजेंट हो गए हैं उनको छोड़ दें, बाकी सारे अनप्रेजेंटेड चेक है। तो ये जो जनवरी में 14,000 का चेक प्रेजेंट हुआ है और जो बाकी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, ये दोनों अमाउंट्स मिलके हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स बनेंगे, ठीक। तो अब 64 में से दिसंबर में सिर्फ 28 प्रेजेंट हुआ है, ये माइनस कर दें तो बाकी 36,000 रुपीज वो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब 36,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट कर देना है, ठीक। एक सिनेरियो ये था, दूसरा सिनेरियो हमने ये कहा कि जब वो चेक की दो अमाउंट्स बता दे तो हमने पहली अमाउंट, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में इसने 3 अमाउंट्स बताई हैं, तो हमने सेकंड अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है जब एक ही चेक के हवाले से बात होगी। तो अब 64,000 के चेक आपने इशू किए थे, ठीक है, और 28,000 जो सा ये दूसरी अमाउंट है। तो अब अगर हम यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहें तो हमने क्या कहा, जो पहली अमाउंट है वो कभी भी नहीं आती है, या हम लेंगे सेकंड वाली अमाउंट या हम लेंगे दोनों का डिफरेंस। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सेकंड अमाउंट लेनी है या दोनों का डिफरेंस? तो उसके लिए अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन में उसने सेकंड वाली अमाउंट दी है, क्या उसने उसका मंथ चेंज किया, ठीक। लाइक हम रिकंसिलिएशन दिसंबर की बना रहे हैं तो क्या वो जनवरी में गया? अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ जनवरी हो गया है तो फिर हम लोगों ने सेकंड वाली अमाउंट लेनी है, और अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ उसने चेंज नहीं किया है तो फिर हम लोगों ने दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेना है। तो अब देखें, सेकंड अमाउंट 28,000 है, इसका मंथ कौन सा है, दिसंबर। तो सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो 64,000 और 28,000, तो डिफरेंस कितना आता है बेटे, 36,000। तो ये 36,000 हमारा अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से कहाँ आ जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो नहीं बेटे, इस अमाउंट को अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। 64,000 माइनस 28,000, तो ये कितना आ गया बेटे, 36,000। अब इन अनप्रेजेंटेड चेक को 36,000 को हम बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इस 36,000 ने डेबिट होके ऐड होना है या लेस होना है ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस मौजूद नहीं है। तो जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा ऐड लेस वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो फिल वक्त इसको लिख के छोड़ देंगे, राइट। अब आते हैं बेटे, हमारी ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रांसफर होगी। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे आप वो क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखें, द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। अब यहाँ देखें, इस स्टेटमेंट में उसने अकाउंट नंबर का जिक्र कर दिया है। तो अभी हमने कहा था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें अब वो अकाउंट नंबर का जिक्र करेगा उसको हम लोगों ने अकाउंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, उसका इफेक्ट अकाउंट नंबर 2 पे क्या पड़ रहा है।
ठीक, क्योंकि इस वक्त जो रिकन्सिलिएशन उसने हमें कैश बुक का बैलेंस बताया था वो अकाउंट नंबर 2 का बताया था, तो फिर हम चेंजेस को अकाउंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अकाउंट 2 पे उस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट है। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये अकाउंट नंबर 1 में बैंक ने क्रेडिट किया है जी, तो हमारी रिकन्सिलिएशन 1 की तो नहीं बन रही है, वो तो 2 की बन रही है, तो हमें देखना ये है कि स्टेटमेंट का इफेक्ट अकाउंट नंबर 2 पे क्या पड़ा है। तो क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक फॉर पीस 18,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2, तो यहाँ बात हो रही है अकाउंट नंबर 2 की, तो अकाउंट नंबर 2 में क्या है, चेक डिपॉजिट हुआ है, तो चेक डिपॉजिट हमारी सेकंड स्टेटमेंट बनती है। ठीक है ना, तो अब हम लोग अपनी सेकंड स्टेटमेंट को, ये पड़ी हुई है, ये देखें, ये पड़ा है चेक डिपॉजिट, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। कहाँ पे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर इसको उठा के हम लोगों ने रिवाइज कैश बुक में ले जाना है, तो उसने अकाउंट नंबर 2 के हवाले से मिस्टेक का जिक्र नहीं किया है। ठीक है ना, तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे बेटे अनकलेक्टेड चेक्स 18,000, क्या कर देंगे इनको हम, क्रेडिट। अब इस 18,000 ने क्रेडिट होके यहाँ पे ऐड होना है या लेस होना है, ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये कैश बुक का बैलेंस नहीं था। तो जब तक ये कैश बुक का बैलेंस नहीं आएगा उस वक्त तक हम ऐड लेस नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल इस अमाउंट को यहाँ लिख के छोड़ देंगे। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 4। तो क्या कह रहा है, As per the standing orders, the following payments were made by the bank out of account number 2। कह रहा है आपकी इंस्ट्रक्शंस पे बैंक ने आपके अकाउंट नंबर 2 से ये दो पेमेंट्स की हैं। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन 2 की बन रही है, तो 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अकाउंट नंबर 2 से पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट नंबर 2 में डिक्रीज आया है। तो जब हमारे अकाउंट में डिक्रीज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटे, डेबिटेड मेड बाई बैंक। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, और अगर इनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो फिर इनको उठा के हमने रिकन्सिलिएशन में ले जाना है। तो अब देखें स्टेटमेंट में उसने मिस्टेक का जिक्र नहीं किया है, तो ये दोनों अमाउंट्स बैंक रिवाइज कैश बुक में कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही डेबिटेड बाई बैंक है, दोनों को ही अब हम अपनी रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। तो लें बेटे, ये रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आए, तो ये पड़ा हुआ है बेटे, इंश्योरेंस प्रीमियम उसने बताया कितना पे किया है, 520, और ट्रेड सब्सक्रिप्शन कहा जाता है तिजारती अखराजात को, तो ये कितने हैं, 2160। तो ये दोनों अमाउंट्स रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट हो गई, क्योंकि ये दोनों डेबिटेड बाई बैंक थी, रिवाइज कैश बुक में दोनों को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गई बात बेटे, तो ये हमारी एक और स्टेटमेंट के दो आइटम्स रिवाइज कैश बुक में आ गए। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो देखें स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, द बैंक हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2। तो अब देखें जहां पर अकाउंट स्टेटमेंट नंबर 4 में उसने कहा था कि अकाउंट नंबर 2 से दो पेमेंट्स हुई हैं, वही स्टेटमेंट नंबर 5 में कह रहा है कि अकाउंट नंबर 2 के लिए ये दो अमाउंट्स रिसीव भी हुई हैं। तो इन दोनों अमाउंट्स की वजह से क्या हुआ है, अकाउंट में इंक्रीज आया है, तो ये दोनों ही अमाउंट हमारे लिए क्रेडिटेड बाई बैंक है, तो दोनों को क्या करेंगे, रिवाइज कैश बुक में डेबिट कर देंगे, और अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो फिर इन्हें रिकन्सिलिएशन में ले जाना है। तो उसने किसी मिस्टेक का कोई जिक्र नहीं किया है, तो दोनों ही अमाउंट्स क्या होंगी, हमारी रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाएंगी। तो अब ये देखें बेटे, ये पड़ी है डेबिट साइड पे, डिविडेंड 1280 और इंश्योरेंस क्लेम 3400, दोनों अमाउंट्स रिवाइज कैश बुक में डेबिट हो गई। तो लें बेटे, ये हमारी स्टेटमेंट हमारी कहाँ आ गई, रिवाइज कैश बुक में ट्रांसफर हो गई। ठीक, दोनों आइटम्स। अब आ जाते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 6। अब यहां देखें क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस ₹100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है, तो जब लेता है तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे अकाउंट में डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज को हम क्या कहते हैं, डेबिटेड मेड बाई बैंक। तो इसका मतलब है कि हमारी अमाउंट 100 पीस डेबिटेड मेड बाई बैंक है, अब हमने इसको रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट करना है, और अगर उसने किसी मिस्टेक का जिक्र किया है तो फिर रिवाइज कैश बुक में नहीं, रिकन्सिलिएशन में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अब देखें उसने मिस्टेक का जिक्र नहीं किया है, तो अब इस अमाउंट को 100 को हम क्या करेंगे, अपनी जो रिवाइज कैश बुक है उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये देखें बेटे, बैंक चार्जेस ₹100 क्रेडिट साइड पे आगे कहाँ पे, रिवाइज कैश बुक में। तो लें बेटे, ये हमारी एक और स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक में ट्रांसफर हो गई।
अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें सेवंथ, उसमें चूंकि उसने हमें बैलेंस बताया था तो वो बैलेंस हम लोग इनपुट के तौर पे रिवाइज कैश बुक में ये ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। ठीक, तो इसका मतलब है ये हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जितनी भी क्वेश्चन में दी थी वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर ली। उनमें से जो आइटम रिवाइज कैश बुक में आने थे उन्हें रिवाइज कैश बुक में लिख दिया, जिन्होंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आना था उनको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख दिया। अब वन बाय वन हम अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को क्लोज करेंगे। तो पहले बेटे हम अपनी रिवाइज कैश बुक को क्लोज करते हैं। तो अब आप देखें इसकी डेबिट साइड पे दो अमाउंट्स हैं, इन दोनों अमाउंट्स का सम बन रहा है 4680, 4680, जबकि क्रेडिट साइड पे ये चार अमाउंट्स पड़ी हुई हैं और अगर हम इनको ऐड करें तो इनका सम बनता है हमारे पास 41980। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल इस वक्त हम लोगों के पास ज्यादा है, कितना आ रहा है 41,980। तो टोटल के कॉलम में दोनों साइड पे आप 41,980 इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, राइट। अब 41,980 में से डेबिट साइड के ये दो आइटम माइनस कर दें तो डिफरेंस आ जाता है 37,300। ये जो डिफरेंस आया है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। पहली दफ़ा कहाँ लिखेंगे बेटे, वो साइड जो कम है वहाँ टोटल से पहले इसको बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे 37,300। तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड कम थी इसलिए इस डिफरेंस को डेबिट साइड पे लिख दिया। अब सेकंड टाइम इसी डिफरेंस को हमने कहाँ लिखना है, वो साइड जो ज़्यादा है वहाँ टोटल के नीचे लिखना है, किस नाम से बेटे, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 37,300, राइट। तो लें बेटे ये हमारी रिवाइज कैश बुक जो सी है वो हो गई क्लोज। ठीक, अब बेटे हम आते हैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। ठीक, तो अब ये जो कैश रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आया था ना 37,300, इसको बेटे अब हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैश बुक बैलेंस के सामने यहाँ लिखेंगे। तो अब ये कितना है 37,300, तो यहाँ आप लिखेंगे कैश बुक बैलेंस 37,300। अब इस बैलेंस के साथ यहाँ डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें, तो आप देखें इस बैलेंस को आपने रिवाइज कैश बुक में टोटल के बाद किस साइड पे लिखा था, तो टोटल के बाद ये कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट पे, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है इसलिए साथ यहाँ आप ओवरड्राफ्ट लिख देंगे। ठीक, तो अब ये कैश बुक बैलेंस आ गया, बाकी ये सारी अमाउंट्स आप ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब आप सिंपल इनको एडलेस कर लेंगे। तो अब ये एडलेस कैसे होंगे ये देखिएगा आपके सामने, ये लें जी, ये आ गया हमारे पास रिवाइज कैश बुक में, ये था बैलेंस हमारा 37,300। ठीक है ना, 37,300 ये यहाँ पे आया इनपुट के तौर पे, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से आगे इसको कंप्लीट करते हैं बेटे। तो अब देखें बेटे हमारा बैलेंस जो है वो क्रेडिट है और अमाउंट भी क्रेडिट हो रही है, तो दोनों सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 38,100 क्रेडिट। ठीक है, आंसर के साथ क्रेडिट ही लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे ऐड। अब अगली स्टेटमेंट को ट्रीट करते हैं। तो अब देखें बैलेंस हमारा क्रेडिट, अमाउंट डेबिट है, तो क्रेडिट और डेबिट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2100 और अमाउंट कौन सी ज़्यादा है, क्रेडिट वाली, इसलिए आंसर के साथ आप क्रेडिट लिखेंगे। अब इस अमाउंट को चूंकि माइनस किया है इसलिए विद इन ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ लेस लिख देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें आप लोग, बैलेंस हमारा क्रेडिट है, अमाउंट भी क्रेडिट है, दोनों सेम है, दोनों को क्या करेंगे ऐड। तो ऐड करके आंसर आ रहा है बेटे 20,100, आंसर क्रेडिट आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे आप ऐड। लें बेटे हमारी ये क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट जो सी हैं एडलेस हो गई, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अपनी रिकन्सिलिएशन की क्लोजिंग करनी है। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी बेटे, ये जो 20,100 का आंसर आया है आपके पास, आप इसको करेंगे सिंगल अंडरलाइन, इसी आंसर को 20,100 को दोबारा लिखें और कर दें डबल अंडरलाइन। ठीक, अब लास्ट आंसर क्या था, क्रेडिट, अब रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट। पहले क्या था, कैश बुक बैलेंस, अब क्या आ जाएगा, पासबुक बैलेंस। तो अब पासबुक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट आना चाहिए था आंसर, हमारे पास ये आंसर डेबिट आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके साथ यहाँ विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट लिख देंगे कि पासबुक का बैलेंस जब डेबिट आ जाए तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, तो इसलिए विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट लिख दिया। तो लें बेटे इसके साथ ही ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 17 जो सी है वो हो गई कंप्लीट, राइट। थैंक यू सो मच।